हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएड सेकेंड ईयर के नॉलेज एंड करिकुलम पेपर के यूनिट 5 में जो सेकेंड सब यूनिट है जिसमें हमें पाठ्यक्रम के विशिष्ट प्रतिमानों का अध्ययन करना है, उसमें दूसरे महोदय R.W. टायलर महोदय के प्रतिमान के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हमने बात की थी फ्रैंकलिन बॉबिट के प्रतिमान की। R.W. टायलर महोदय का जन्म हुआ है 22 अप्रैल 1902 में शिकागो में, और इन्होंने पीएचडी डिग्री ली है 1927 में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से। उसके बाद इन्होंने 1927 से लेकर के 1929 तक यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैलिफोर्निया में अपना सेवाएं दी हैं। 1929 से लेकर 1938 तक इन्होंने ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी में कार्य किया है, और उसके उपरांत इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में 1953 तक कार्य किया है। 1953 के बाद इन्होंने जो एडवांस स्टडी इन बिहेवियर साइंस कैलिफोर्निया में एक सेंटर है, उसमें एज एन डायरेक्टर के रूप में कार्य किया है। अपने जीवन काल में इन्होंने 700 से अधिक लेख लिखे हैं और 16 पुस्तकों का प्रकाशन किया, और इनकी जो मुख्य बुक है जिसका नाम है बेसिस प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन, इस किताब के द्वारा ही इनके करिकुलम डेवलपमेंट के सिद्धांत या हम ये कहें उनका विचारधारा सामने आई, जिसके तहत इनका एक प्रतिमान बना कि ये क्या सोचते हैं कि पाठ्यक्रम का विकास किस प्रकार से किया जाना चाहिए। टायलर महोदय के जो पाठ्यक्रम के विकास के बारे में बात करें तो ये कहते हैं कि अधिगम अनुभवों के अंतर्गत जो पूर्व अनुभव हैं और शिक्षार्थी प्रशिक्षणों दोनों को शामिल किया जाना चाहिए। यानी अगर बालक अपने अनुभवों के साथ साथ जो अन्य लोग जो पहले उस चीज़ को देख चुके हैं, उस चीज़ के को ऑब्जर्व कर चुके हैं, उनके अनुभवों को भी शामिल किया जाना चाहिए। और शिक्षक जो कि अधिगम किस प्रकार से होता है, अधिगम के सिद्धांत क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है, उन सबको जानता है, साथ में मानव विकास के बारे में जानता है, उसको उन अधिगम अनुभवों का चयन करना चाहिए जिनके द्वारा कि बालक अधिक से अधिक अधिगम कर सके और उसका विकास हो सके। तो ये सोच है टायलर महोदय की कि शिक्षक पर उन्होंने दायित्व डाला है कि वह जो पाठ्यक्रम है उसका इस प्रकार से चयन करे कि जिससे बालक का सर्वांगीण विकास संभव हो सके। और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए टायलर ने पाठ्यक्रम विकास की जो प्रतिमान दिया है, उस प्रतिमान में उन सब तकनीकों का वर्णन किया है जिससे कि पाठ्यक्रम विकास में शिक्षक और छात्र मिल करके सहयोग प्रदान करते हैं, और उनका जो पाठ्यक्रम है वो सार तत्व यानी कि मुख्य बात को लेकर के इंगित करता है, मुख्य बात पर आधारित है, और साथ में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी परिपूर्ण है। टायलर महोदय का जो प्रतिमान है उसे 4 भागों में विभक्त किया गया है। पहला, विद्यालय उद्देश्यों का निर्धारण। दूसरा, उद्देश्यों से संबंधित शैक्षिक अनुभवों की पहचान। तीसरा, अनुभवों को संगठित करना। चौथा, उद्देश्यों का मूल्यांकन। ये इनके विचार हैं जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हैं और जिसमें इन्होंने अपनी बात को रखा है। और उस समय जब इन्होंने ये विचार रखे थे, उस समय अमेरिका के जो शिक्षक थे उन्होंने इन विचारों को अपने जीवन में या अपने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया था, व्यवहार में लिया था। अब पहले बात करें हम विद्यालय उद्देश्यों का निर्धारण में। विद्यालय उद्देश्यों के निर्धारण में इन्होंने बात करी है कि अगर हम पाठ्यक्रम विकास सही प्रकार से करेंगे तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमें विद्यालय के उद्देश्यों का निर्धारण करने के लिए। अब विद्यालय उद्देश्यों को निर्धारण को इन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला ये कहते हैं कि कक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण होना चाहिए।
यानी एक क्लासरूम के जो उद्देश्य हैं उनका निर्धारण किया जाना चाहिए। दूसरा ये कहते हैं विद्यालय उद्देश्यों का निर्धारण होना चाहिए, यानी कि सिर्फ कक्ष में नहीं, विद्यालय का जो उद्देश्य है उसका भी निर्धारण होना आवश्यक है। तीसरी बात कहते हैं कि पाठ्यक्रम के उद्देश्यों का निर्धारण होना चाहिए, कि किसी पाठ्यक्रम विशेष के द्वारा हम बालकों का क्या विकास करना चाहते हैं। और चौथी बात कहते हैं कि विषयगत उद्देश्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए। अब इन्हें एक एक करके समझ लेते हैं कि कक्ष उद्देश्यों के निर्धारण से क्या तात्पर्य है। वो कहते हैं कि कक्ष में यानी एक क्लासरूम टीचिंग के दौरान एक शिक्षक को अपने उद्देश्यों का निर्धारण करना चाहिए और उस निर्धारण के दौरान उसे व्यापक दृष्टिकोण को सामने रखना चाहिए। और व्यापक दृष्टिकोण क्या रहेगा कि कक्षा में पढ़ने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, जो भी स्तर के हैं, उन सब का विकास किया जा सके, उन सब में उस जो उसका सर्वांगीण विकास है उस पाठ्यक्रम के द्वारा उसे प्राप्त किया जा सके। तो ऐसे में नेचुरल बात है कि कक्षा का उद्देश्य व्यापक होने चाहिए और जो पाठ्यक्रम है उसको भी थोड़ा व्यापकता में लिया जाना चाहिए। यदि बालक को कहीं से समझ में नहीं आ रहा है तो उसे सही रूप से समझाया जाना चाहिए। अब कक्षा का उद्देश्यों में सिर्फ पढ़ना नहीं आएगा, कक्षा का उद्देश्यों में वो सारी इंटरेक्शंस आएंगी जो एक स्टूडेंट टू स्टूडेंट्स होती हैं, स्टूडेंट टू टीचर होती हैं। और जिस रूप में भी एक टीचर अपने बच्चे को विकास हेतु उसको समझाने का प्रयास करे, विभिन्न शिक्षण विधियाँ भी इसमें आएंगी। तो ये सारी चीज़ें व्यापकता लिए हुए होनी चाहिए। दूसरी बात वो कहते हैं कि विद्यालय के उद्देश्यों का निर्धारण होना चाहिए, यानी कि विद्यालय को ये व्यवस्था करनी चाहिए कि वो बालक किस प्रकार के बालक अपने विद्यालय में चाहता है, तो उस प्रकार के विकास हेतु विद्यालय में जो भौतिक व्यवस्थाएं हैं उनको किया जाना आवश्यक है। यदि विद्यालय चाहता है उसके बच्चे बहुत अच्छे हों पढ़ने में, तो नेचुरल बात है कि विद्यालय को अच्छे शिक्षकों को अपॉइंट करना चाहिए। यदि विद्यालय चाहता है कि उसके बालक पाठ्यसगामी क्रियाओं में भी आगे रहें, तो नेचुरल बात है कि उसे पाठ्यसगामी क्रियाओं के संदर्भ में जो व्यवस्थाएं हैं उनका संगठन करना, उनको इम्प्लीमेंट करना, उसकी व्यवस्था करना, उसकी बच्चों को ट्रेनिंग देना, उन सारे कार्यों को भी करना चाहिए। तीसरी बात करें हम पाठ्यक्रम के उद्देश्यों के, तो हर पाठ्यक्रम का अपना उद्देश्य होता है। हर जो सिलेबस है, जिससे आप कहें NCERT का सिलेबस है, स्टेट सिलेबस है, तो ये जो सारे सिलेबस हैं उन सब का अपना एक कारण रहता है, उन सब के एक उद्देश्य रहते हैं। और उस उद्देश्य वो उद्देश्य सैद्धांतिक भी हो सकते हैं, वो उद्देश्य व्यवहारिक भी हो सकते हैं। तो इन उद्देश्यों का भी निर्धारण पूर्व में ही किया जाना चाहिए। और लास्ट बात कि विषयगत उद्देश्यों का निर्धारण, हर सब्जेक्ट का अपना एक उद्देश्य होता है, हर विषय का अपना उद्देश्य होता है। तो आवश्यक यह भी है कि विद्यार्थियों को विषय के बारे में बताने से पूर्व उस विषय विशेष के उद्देश्यों का निर्धारण कर लेना चाहिए। इसके द्वारा जैसे ये जो उद्देश्य निर्धारित होंगे वो किस प्रकार के होने चाहिए, वो व्यवहारिक होने चाहिए, सरल होने चाहिए, स्वाभाविक होने चाहिए, जिससे कि बालक संपूर्ण विषय को अपने अंदर आत्मसात कर सके। जैसे गणित के विषयों की बात करें, गणित के उद्देश्य की बात करें, तो गणित विषय के द्वारा ये उद्देश्य रहेगा कि बालक अपने जीवन में जो गणित संबंधी जो संक्रियाएं हैं, जो गणित संबंधी जो चीज़ें हैं, उनका सही रूप से इस्तेमाल कर सकें। अगर हम लैंग्वेजेस की बात करेंगे तो लैंग्वेजेस का उद्देश्य ये रहता है कि हम बालक को सही भाषा सिखा सकें, सही रूप में उसका लेखन, पठन, वाचन आदि का उसको ट्रेनिंग दे सकें। तो हर विषय का अपना उद्देश्य है। और टैलर महोदय ने अपने प्रतिमान में उद्देश्यों को सर्वाधिक महत्व दिया है। वो कहते हैं कि इन उद्देश्यों का निर्धारण आवश्यक है। अगर उद्देश्यों का निर्धारण सही प्रकार से किया जाएगा तो स्वतः ही पाठ्यक्रम के द्वारा बालकों का विकास सहज रूप में संभव हो सकेगा। दूसरी बात जो वो कह रहे हैं कि उद्देश्यों से संबंधित शैक्षिक अनुभवों की पहचान, यानी कि जो उद्देश्य हमने निर्धारित किए हैं उनसे संबंधित हमें शैक्षिक अनुभव, यानी कि
ऐसे अनुभव, ऐसे पाठ्यसेगामी क्रियाएं, ऐसे पाठ्यक्रम का चयन करना है जिससे निर्धारित किए गए उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। जैसे यदि हमारा उद्देश्य है बालकों में लेखन कौशल का विकास हो सके, तो निश्चित बात है कि हमें बालकों को उस स्तर का जो ज्ञान है वो प्रदान करना है और साथ में उन्हें लिखने की कला का ज्ञान कराना है। लिखने की कला में आपके सारे जिस भी भाषा में बच्चा लिखेगा उस भाषा की सारी बारीकियां, उस भाषा की व्याकरण, उन सब का ज्ञान होना चाहिए। और लेखन कार्य हेतु किन प्रक्रियाओं को या किन स्टेप्स को फॉलो किया जाना चाहिए, इसका भी बालकों को ज्ञान होना चाहिए। तो जो हमने उद्देश्य निर्धारित किए हैं उन उद्देश्यों के अनुसार ही हमें उस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उस प्रकार के पाठ्यक्रम या हम यूँ कहें उस प्रकार की विषय वस्तु का चयन करना है जिससे कि सही अनुभव बच्चे को प्राप्त हो सके और उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। तीसरी बात है कि उद्देश्य अनुभवों को संगठित करना। ये आवश्यक है कि जो निर्धारित किए गए उद्देश्य हैं उनके अनुसार ही हमने जो पाठ्यक्रम है उसका चयन किया है, उसके अनुसार ही पाठ्यसेगामी क्रियाओं का चयन किया है। परंतु इस निर्धारण के साथ साथ हमें बच्चों, जब हम इनका निर्धारण करते हैं तो हमें बच्चों की जो रुचि है, उनकी योग्यताएं हैं, उनका जो स्तर है, उन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है और उन सब के द्वारा जो बालक ने अधिगम अनुभव ग्रहण किए हैं उनको वो सही रूप से संगठित कर सके, स्वाभाविक रूप से संगठित कर सके, यानी कि उसके द्वारा बालक अधिक से अधिक लाभ उठा सके। जब बालक अपने जो अनुभव हैं, जो बालक अपने पाठ्यक्रम और पाठ्यसेगामी क्रियाओं के द्वारा जो उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो अनुभव प्राप्त कर रहा है, अगर वो सही रूप से संगठित हो जाएंगे तभी वह सही ज्ञान को प्राप्त कर पाएगा या सही उद्देश्यों को प्राप्त कर पाएगा। अब जब हम बात कर रहे हैं कि उद्देश्यों को प्राप्त किया गया या अनुभवों को प्राप्त कर लिया गया, तो लास्ट हमारी बात रह जाती है उद्देश्यों का मूल्यांकन। यानी कि सबसे पहले उसमें स्टेप में जो उद्देश्यों का निर्धारण किया गया है उनका मूल्यांकन करना है कि किस स्तर तक बालक ने निर्धारित किए गए उद्देश्यों को प्राप्त किया है। अब इसके लिए क्या किया जाता है, विभिन्न मूल्यांकन प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है। इस मूल्यांकन प्रणाली में वो मूल्यांकन लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है। उस मूल्यांकन में जो परफॉर्मेंस है बालकों की वो देखी जा सकती है अगर वो मौखिक है। अगर वो लिखित है तो लिखित में हम उसको ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं, सब्जेक्टिव दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं उस पर निर्धारण होगा। तो ये जो मूल्यांकन प्रणाली है वो जो भी प्रयुक्त की जा रही है उस पे भी उसके द्वारा ही हम उद्देश्यों का मूल्यांकन को जान पाएंगे। तो ओवरऑल अगर बात करें तो जो टायलर महोदय हैं उनके प्रतिमान में उद्देश्यों को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। वो कहते हैं कि अगर हमें सही प्रकार से हम उद्देश्यों का निर्धारण करेंगे तभी हम सही छात्र, सही समाज और सही राष्ट्र को आगे ला सकते हैं या उसको सही दिशा प्रदान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये है आपका टायलर महोदय का शैक्षिक पाठ्यक्रम संबंधी प्रतिमान। और थैंक यू।